नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। 17 सितंबर को नामीबिया से चीते मध्य प्रदेश लाए जाएंगे। सबको इंतजार है बेसब्री से उस दिन का, लेकिन उससे पहले नामीबिया से आने वाले चीतों की तस्वीर आप देख सकते हैं न्यूज 18 पर। ये तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर आप। सबसे पहले न्यूज 18 पर 8 चीतों की तस्वीरें। वो चीते जो नामीबिया से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क आने वाले हैं। 8 चीते श्योपुर के कूनो लाए जा रहे हैं, जिनमें 3 नर चीते हैं और 5 मादा चीते हैं। ये विदेशी मेहमान 2 से 5 साल की उम्र के हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन यानी 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और इसी दिन कूनो नेशनल पार्क में 8 अफ्रीकन चीतों की शिफ्टिंग होगी। उन चीतों की तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले नामीबिया के 8 फुर्तीले चीतों की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से। जी आप देख सकते हैं तेजी, फुर्ती, चीतों की फुर्ती और तेजी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितने फुर्तीले चीते हैं जो कि नामीबिया से लाए जा रहे हैं। नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। शैलेंद्र जी, 17 सितंबर का दिन स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। एक बड़ा ही और बेहद ही खास दिन मध्य प्रदेश के लिए। बिल्कुल सुमित, ये बड़ा दिन सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए है, क्योंकि इस दिन वापस रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा चीता को, जो कि 1952 में विलुप्त हो चुका है भारत से कई कारणों की वजह से। लेकिन एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जो है चीता को वापस भारत में बसाने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। हालांकि इसकी शुरुआत कई सालों पहले हो चुकी थी, लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद इस ऑपरेशन को तेज किया गया और आखिरकार वो आखिरी पल आ चुके हैं जहां पर नामीबिया से 8 चीते, शुरुआत के 8 चीते जो है पहली खेप में रवाना होंगे नामीबिया से कल शाम को और परसों सुबह जयपुर पहुंचेंगे विशेष विमान से। और उस विशेष विमान में खास तैयारियां भी कर ली गई हैं, जिसमें अलग अलग क्रेट्स में रखा जाएगा इन 8 चीता को, जिसमें 5 मादा है और 3 नर शामिल है। और जयपुर उतरने के बाद वहां से वायुसेना के विशेष विमान से इनको कूनो ले जाया जाएगा, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी अपने जन्मदिन के दिन देश को ये तोहफा, देश को ये सौगात देने वाले हैं। सुमित, बिल्कुल बेहद खास जानवर अब हमारे देश में होगा शैलेंद्र जी, और इसके साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी भी होगी कि इनका कुनबा बढ़े। नामीबिया में ये चीते कुछ सालों से रह रहे हैं। इनकी उम्र 2.5 साल से लेकर 5 साल के बीच में है और इनका वहां पर रखरखाव किया जा रहा है। वहां पर जो चीता कंजर्वेशन फंड है वो इनका रख रखाव कर रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि नामीबिया का जो माहौल है, वहाँ का जो आबो हवा है, क्लाइमेट है, ह्यूमिडिटी, वेदर, ये सब चीजें मैटर करती हैं, क्योंकि जब उनको भारत लाया जाएगा तो यहाँ पर किस तरह से अडेप्ट कर पाते हैं, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि चीता बहुत एडेप्टिव जानवर है और ये हर तरह के क्लाइमेट में एडजस्ट कर लेता है। लेकिन फिर भी हर चीता के लिए एक एक्सपर्ट टीम बनाई गई है जो निगरानी रखेगी। यहाँ आने के बाद उनको 1 महीना क्वारंटाइन में रखा जाएगा। फिलहाल वो अभी क्वारंटाइन में पहले से ही नामीबिया में है और क्वारंटाइन के बाद उनको एडेप्टेशन के लिए करीब 1.5 महीने के लिए कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा, ताकि ये देखा जा सके कि वो किस तरह से प्रजनन करते हैं, किस तरह से वो शिकार करते हैं और क्या वो अडेप्ट कर पाते हैं। नहीं, तमाम चीजों पर नजर रहेगी रेडियो कॉलर के जरिए, जो कि इनके गले में लगाया जाएगा। और यहाँ पर करीब 2.5 महीने के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो ऐसे में जो टूरिज्म है उसके लिए भी बाद में फैसला लिया जाएगा, किस तरह से जो भारतीय है जिन्होंने अब तक भारत में चीता नहीं देखा है वो इसको देख पाएंगे। और दूसरी अहम बात ये भी है कि ये सिर्फ 1 साल का नहीं, ये करीब 5 साल का प्रोजेक्ट है और इस 5 साल के प्रोजेक्ट में हर साल 4 से 8 चीते लाए जाएंगे, न सिर्फ नामीबिया से बल्कि साउथ अफ्रीका से भी। और कुल तादाद करीब 35 से 45 तक के बीच में होगी, तब ये स्टेबल पॉपुलेशन चीता की भारत में एक बार हो पाएगी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के निजी स्कूल में नर्सरी की 3 साल की बच्ची के साथ स्कूल बस ड्राइवर द्वारा किए गए दुष्कर्म की घटना पर सीएम शिवराज ने संज्ञान लिया। सीएम हाउस में आज सुबह 7 बजे बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में अधिकारियों को कड़े निर्देश सीएम ने दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूल बस में कौन ड्राइवर और
आया रखे हैं, ये स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी। साथ ही स्कूल बस के सभी ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाए। और सीएम शिवराज ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिसके बाद एसीपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर दी गई है। इस टीम में सिर्फ महिला पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया है। दल के 4 सदस्य मामले की जांच करेंगे। वहीं स्कूल प्रबंधन से मामले में पूछताछ लगातार जारी है। भोपाल के निजी स्कूल में 3.5 साल की नर्सरी की बच्ची के साथ हुई घटना के बाद से अभिभावकों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। उनकी चिंता को स्कूल के रवैये ने और बढ़ा दिया। पूरी घटना के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी स्कूल परिसर में प्रदर्शन किया और स्कूल के प्राचार्य और मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। स्कूल विद्यार्थियों के अभिभावकों का कहना है कि घटना के बाद स्कूल प्रबंधन द्वारा आरोपित के खिलाफ कोई एक्शन न लेते हुए जिस तरह लीपापोती का प्रयास किया गया है वो बेहद ही चिंताजनक है। इसके अलावा स्कूल की ओर से ऐसा कोई भरोसा भी नहीं दिलाया जा रहा है जिसमें यह कहा जाए कि फ्यूचर में, भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं होंगी। दूसरी तरफ अभिभावकों का यह भी कहना है कि स्कूल के सीसीटीवी बंद होने की बात कही जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर सीसीटीवी लगाए ही क्यों गए थे। अब बात करेंगे विधानसभा की मानसून सत्र की, जो कि खत्म हो चुका है। विधानसभा में हंगामे के बीच स्कूल की बस में बच्ची से रेप का मामला उठा। शून्यकाल में कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा ने मामला उठाते हुए पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। स्कूल का एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है। मैंने ये ध्यानाकर्षण भी लगाया था और स्कूल की सूचना जो मैंने आज पढ़ी हंगामे के बीच में, जिसमें ये मांग थी कि जिस तरह से 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, आज 100 से ज़्यादा पेरेंट्स वहाँ गए कि भाई सिक्योरिटी क्या है हमारे बच्चों की, कल हमारे बच्चों के साथ हो जाएगा। पूरा घेराव किया वहाँ पर, लेकिन प्रबंधन सुनने को तैयार नहीं। जब दुष्कर्म हुआ तो उसके पेरेंट्स जब वहाँ पे गए तो उनसे कोई बातचीत प्रबंधन ने नहीं की और ऊपर से जो बस थी उसको मैकेनिक के यहाँ भिजवा दिया जिससे कोई चिन्ह नहीं मिले। सीसीटीवी कैमरे उसमें लगे थे लेकिन चालू नहीं थे। कोई आश्वासन ये दे नहीं पा रहा है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और एडीएम जांच करे। तो सदन की कार्रवाई ना चलने पर सियासत हो रही है। सत्ता पक्ष ने कार्रवाई ना चलने के लिए विपक्ष को जिम्मेदार बताया। मंत्री हरदीप सिंह डंग का आरोप है विपक्ष सिर्फ शोर शराबा चाहता था, सत्ता पक्ष चर्चा के लिए तैयार था। विपक्ष के हंगामे के चलते कार्रवाई स्थगित हुई, हरदीप सिंह डंग का ऐसा कहना। कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री हरदीप सिंह डंग जी हैं। डंग साहब, कहाँ तो बात थी कि रोज 3.5 घंटे ज्यादा चलेगी, ये तो जितनी निर्धारित थी उतनी भी नहीं चल पाई। ये बिल्कुल एक दुख का विषय है कि जनता के हित में जो विधानसभा चलना चाहिए वो कांग्रेस ने पहले दिन से आखिरी तक नहीं चलने दी और चर्चा में भाग लेना चाहिए। लगातार हंगामा किया गया और आखिरी दिन तक अध्यक्ष जी के आसंदी से बार बार समझाने के बाद भी नहीं माने और आखिर में आज यह विधानसभा जब समाप्त हुई है तो ये जनता के साथ जो धोखा कांग्रेस कर रही है, जनता इनको अच्छी तरह जानती है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप लोग चर्चा नहीं करना चाह रहे थे, हमने ये पूरा सदन जानता है, जितने भी हैं पूरे अधिकारी जानते हैं। अध्यक्ष जी के पूरे प्रयास के बाद भी ना तो ये कोई चर्चा करते हैं ना कोई बात करते हैं, खाली हंगामा करना इनका मकसद है। तो ये है हरदीप सिंह डंग साफ तौर पर कह रहे थे कि दरअसल विपक्ष नहीं चाहता था चर्चा करना, इस वजह से जो कार्यवाही है उसको स्थगित करना पड़ा। कैमरामैन मनीष के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। वही कांग्रेस के विधायक आज शाम को पैदल मार्च करेंगे। रोशनपुरा से राजभवन तक पैदल मार्च किया जाएगा। राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। पोषण आहार मामले की जांच को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा। कांग्रेस के विधायकों की तरफ से पैदल मार्च करते हुए तो कांग्रेस के विधायक आज शाम को पैदल मार्च करेंगे। रोशनपुरा चौराहे से राजभवन तक ये पैदल मार्च होगा। कांग्रेस के विधायकों का राजभवन पर पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा। पोषण आहार मामले की जांच को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा। दिल्ली से बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे उज्जैन महाकाल कॉरिडोर का।
8 अक्टूबर को इसका उद्घाटन होगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी उज्जैन महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। 8 अक्टूबर को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। तो रेलवे स्टेशन से सीधे महाकाल मंदिर तक अब श्रद्धालु पहुंच सकेंगे, ऐसी व्यवस्था राज्य सरकार करने जा रही है। कॉरिडोर का निर्माण होगा और उसका उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे 8 अक्टूबर को। खबर उज्जैन से। महिदपुरी के झाड़ा गांव में पुलिस ने कंजरों के हथियारबंद गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। कंजरों से चाकू, कट्टा, जिंदा कारतूस, सरिया, टामी, मिर्ची पाउडर, शराब जब्त की। ये गिरोह पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम पहुंची, घेराबंदी कर 4 कंजरों को गिरफ्तार किया। वहीं 2 कंजर भाग गए, जिनकी तलाश जारी। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या कहेंगे? जी हां, कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है जबलपुर में, जहां बिजली कंपनी के अधिकारी ही बिजली की चोरी दिन दहाड़े कर रहे हैं, वो भी डंके की चोट पर। रिपोर्ट देखें। मध्य प्रदेश में बिजली चोरी की घटनाएं आम है। आप कभी खबरों के जरिए तो कभी अपने गली मोहल्ले में टोके के जरिए बिजली चोरी की तस्वीरें रोजाना ही देखते रहते हैं। लेकिन जब बिजली चोरी अफसर ही अपने बंगले पर करने लगे, तब आप क्या कहेंगे? और तो और जब बिजली कंपनी के अफसर का घर ही चोरी की बिजली से रोशन हो, आप ये कहने को तब मजबूर हो जाएंगे कि अब तो अंधेर गर्दी की हद हो गई। तस्वीरों में आप जिस घर को देख रहे हैं, वो घर है बिजली कंपनी के डिस्कॉम के डीएम अनय द्विवेदी का, जिनके घर को रोशन करने के लिए चोरी की बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये अकेले ऐसे अफसर नहीं है जो सरकार को चूना लगा रहे हैं। इस तस्वीर में आप जिस मकान को देख रहे हैं, वो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के प्रबंध संचालक मनजीत सिंह का है। यहाँ भी चोरी की बिजली से साहब का घर रोशन है। चोरी की शिकायत सामने आने के बाद पुलिस का क्या कहना है, वो भी सुन लीजिए। इसमें थाना गोरखपुर जो है उसकी जांच करेगा। हालांकि ये थोड़ा सा ये बिजली विभाग संबंधित विषय है। इसमें बिजली विभाग की मदद से जो टेक्निकल जो एक्सपर्ट हैं, उनकी मदद से इसकी जांच होगी और जो दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। बिजली चोरी की वारदात पकड़े जाने पर जहां आज भी सालों लंबी सुनवाई कोर्ट में चलती है, बिल नहीं चुकाने पर बिजली कंपनी के लोग वसूली के लिए घर तक पहुंच जाते हैं, मारपीट तक की नौबत आ जाती है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि चोरी की बिजली जलाने वाले इन अफसरों पर क्या गाज करती है, क्योंकि चोरी की बिजली से अपने घर को रोशन करने का जुर्म तो इनके खाते में जुड़ चुका है और कानून की नजर में आम और खास दोनों ही एक है। बिजली की चोरी करना कानूनन अपराध है, लेकिन अगर यही चोरी खुद बिजली महकमे के आला अधिकारी करेंगे तो भला आखिर क्या संदेश समाज में जाएगा, ये सोचा जा सकता है। ये तस्वीर जबलपुर जिले से सामने आई है, जहां कल शाम को कांग्रेस ने नया गांव स्थित उस आवासीय कॉलोनी में दबिश दी थी जहां महकमे के आला अधिकारी रहते हैं। सीएमडी, एमडी से लेकर के बड़े बड़े अधिकारियों के बंगले चोरी की बिजली से रोशन करते हुए पाए गए थे। ऑन द स्पॉट कांग्रेस ने खुद इस बात का खुलासा किया था, कैसे एक स्विच दबाते ही जब स्ट्रीट लाइट ऑन होती है तो अधिकारियों के बंगले भी रोशन हो रहे थे, और जैसे ही स्विच को बंद किया जा रहा था तो अधिकारियों के बंगलों की बिजली भी गुल हो रही थी। बेशक अगर यही कार्यस्थानी किसी आम उपभोक्ता ने की होती तो अब तक उस पर आपराधिक मुकदमा भी लग गया होता, लेकिन सरकारी हुक्मरानों पर फिलहाल कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है। पूरा मामला विधानसभा में भी गूंजा है और इस बात को उठाया गया है कि कैसे सरकारी अधिकारी, वो भी बिजली महकमे के बिजली जो थी वो चोरी कर रहे थे और अपने बंगलों को रोशन कर रहे थे। बेशक इंतजार है कि इन हुक्मरानों पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई हो। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। समाज को अपराध मुक्त बनाना सिर्फ पुलिस की ही नहीं बल्कि आम और खास सबकी जिम्मेदारी है। यही सभ्य समाज का कायदा कहता भी है। कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है बुरहानपुर से, देखिए आप भी। गहने बेचकर लगवाए सीसीटीवी,
हाईटेक हुआ झिरी पंचायत। गुंडों और बदमाशों पर लगी नकेल। कैमरे से होती है झिरी की निगरानी। कैमरे ने खोजा घर का चिराग। पति, बच्चे और परिवार के बाद महिला के लिए अगर कोई चीज सबसे प्यारी होती है तो वो हैं उसके गहने। गहने ना सिर्फ आपके काम आते हैं बल्कि गाढ़े वक्त में आपकी प्रतिष्ठा और जान भी बचाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई महिला अपने गहने गांव की रखवाली के लिए गिरवी रख दी हो? अगर नहीं सुना तो मिलिए बुरहानपुर स्टेट हाईवे से सटे झिरी ग्राम पंचायत की सरपंच आशा से। आशा विकास कैथफास बुरहानपुर के इच्छापुर स्टेट हाईवे पर बसी झिरी ग्राम पंचायत की महिला सरपंच है। गांव की जिम्मेदारी मिलने के बाद आशा ने देखा कि स्टेट हाईवे के किनारे बसे होने के चलते उनके गांव में आए दिन आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं और बदमाश आराम से वारदात को अंजाम देकर फरार भी हो जाया करते थे। लिहाजा आशा ने गांव में सीसीटीवी लगवाने की सोची, लेकिन इस काम में बड़ी रकम की जरूरत होती है जो उनके पास नहीं थी। फिर क्या था, आशा ने किसी से मदद और उधार देने के बजाय अपने गहने गिरवी रख दिए और गांव के प्रमुख चौक चौराहों पर सीसीटीवी लगवा दिए। हमारे पास में कोई मद में पैसा नहीं था। हम नए नए सरपंच बने थे, हमने चार्ज भी नहीं लिया था। तो फिर मैंने मेरे गहने गिरवी रखे और 80 से 90 हज़ार की कीमत वाले ये कैमरे हमने गांव में लगाए और उससे अब बेटर लग रहा है लोगों को। ODF प्लस में लाने की हमारे अभी प्रयासरत है और शासन की जितनी सारी योजनाएं हैं उनको जमीनी स्तर पर लाने के हमारा पूरा भरसक प्रयास रहेगा। गांव में सीसीटीवी लगने के कुछ दिन बाद ही झिरी से एक बच्चे का अपहरण हो गया। पुलिस ने गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले और 72 घंटे के भीतर अपहृत हुए बच्चे को पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से बरामद भी कर लिया। पुलिस का भी मानना है कि बढ़ती आबादी के हिसाब से पुलिस सब जगह उपलब्ध नहीं रह सकती है। ऐसे में अगर प्रमुख चौक चौराहों पर क्लोज सर्किट कैमरे लगे हों तो चोर बदमाशों पर आसानी से न सिर्फ नजर रखी जा सकती है बल्कि वारदात के बाद तत्काल उनकी पहचान कर उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लिहाजा सरपंच आशा ने अपने गांव को अपराध मुक्त करने और हाईटेक करने का जो बीड़ा उठाया है वो काबिले तारीफ है। उसकी सराहना न सिर्फ बुरहानपुर में बल्कि पूरे प्रदेश में हो रही है। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पितृपक्ष में लोग श्राद्ध आदि कर्म करते हैं। मान्यता है ये भी है कि श्राद्ध कर्म में कौओं का काफी महत्व है, लेकिन ये पक्षी अब खोजे भी नहीं मिलता। और ऐसे समय में हम आपको लिए चलते हैं रायपुर के ऐसे स्थान पर जहां आप बुलाइए कौआ चला आता है। कौआ बोल रहा है, आज कौन आएगा? आज मौसी आएगी, मौसी कचौड़ी लाएगी। कक्षा पहली में औ की मात्रा का ज्ञान कराने वाला ये पाठ बहुतों को याद होगा, लेकिन मात्रा का ज्ञान कराने वाला ये पाठ सहजता से प्रकृति और संबंधों को बाल मन से भी जोड़ गया। और यही वजह है कि आज भी छत पर बैठे कौवे की कांव कांव आगंतुक के आने की पूर्व सूचना लोग मानते हैं। लेकिन अब कहां, न तो कौवे नजर आते हैं और न ही उनकी आवाज सुनाई आती है। भले ही रोजमर्रा की जिंदगी में इस बात पर हमारा ध्यान ना जाए, लेकिन 16 दिनों के पितृपक्ष के आते ही एक बार फिर इनकी खोजबीन और फिक्र शुरू हो जाती है। तो अगर आप भी इसी समस्या से परेशान हैं तो आपको बगैर देरी किए रायपुर के बूढ़ा तालाब पहुंच जाना चाहिए। आओ 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 आ आ आओ आओ आ आ आ आ। पितृपक्ष 25 सितंबर तक चलेगा।
मान्यता है कि कौवे यानी कि काग के रूप में पितर आते हैं और तृप्त हो आशीर्वाद देकर जाते हैं, या फिर कौवे को भोजन देने से हमारे पितृ तृप्त होते हैं। यहीं पे दिखते हैं, यहाँ पे पिता पद के कारण ऐसे होता है, बस और कोई कारण नहीं। मुझे पक्षियों से बहुत प्यार है। ये राम जी का आशीष है जयंत को। जयंत जो इंद्र के पुत्र हैं, उन्होंने कौवे का रूप धारण करके जब चोंच से प्रहार किया माता के, सीता माता के पैरों में, तो भगवान ने उसे तिनके का प्रहार किया और जिससे उसकी कान फूट गई। फिर उसने भगवान राम की स्तुति की जयंत ने, और जिससे भगवान प्रसन्न होकर भगवान ने वो आशीष दिया है कि तुम्हारे भोजन कराने से संसार के सारे पितर तृप्त होंगे। इसलिए लोग अपने पितरों के रूप में कौवे को देखते हैं और ये मान लेते हैं कि हमने कौवों को भोजन कराया तो पितरों को भोजन हो गया। कौवे आज दुर्लभ हो चुके हैं। कोई कहता है ये शिफ्ट हो गए, कोई इन्हें विलुप्त बताता है। लेकिन पितृपक्ष आते ही हमें कौवा फिर याद आता है, पर हम भूल जाते हैं कि आगंतुक के आने की खबर भी तो यही लाता है। ऐसे में बस यही अपील कि कौवों को भोजन कराने के लिए बूढ़ा तालाब बेशक जाएं, लेकिन ऐसी व्यवस्था भी बनाएं कि कौवे आपकी छत तक भी आएं। आज भी जो कौवा है वो हमारे रायपुर में है और पितृपक्ष में इस कौवे को बिल्कुल आकर के आप खिला सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जब भी आप बुलाएंगे कौवे को, जब भी आप कुछ खिलाना चाहे तो ये यहाँ पर आएंगे और बाकायदा वो खाते हैं और हाथ से भी खाते हैं। बस ये है कि आप इन्हें डराएं नहीं, आप इन्हें किसी तरह से तंग ना करें। तो ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा जो कौवा है, और अभी चूँकि पितृपक्ष चल रहा है तो ऐसे में कौवे का अपना अलग ही महत्व है। ये माना जाता है कि हमारे पूर्वज बनकर ये आते हैं और इन्हीं कौवों को हम अपने पूर्वज समझकर पितृपक्ष में श्राद्ध के समय, श्राद्ध पक्ष के समय उन्हें दाना पानी देकर खिलाते हैं। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। रायगढ़ पहुंचे सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उनका कहना है कि 12 जनजातियों की मात्रात्मक त्रुटियां खत्म हुई हैं। पार्टी नेताओं और अफसरों को उसका श्रेय जाता है। मात्रात्मक त्रुटियों के चलते नहीं मिल रहा था उनको लाभ। प्रमाण पत्र बनवाने में यहां पर परेशानी आ रही थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अब उनको परेशानी नहीं आएगी। हमारी जीत हुई है, जो हमारे अनुसूचित जनजाति के मात्रात्मक त्रुटि के कारण से 12 से अधिक जातियों की जो मात्रात्मक त्रुटि के कारण से जाति नहीं बन पा रहा था। जैसे सौरा है, गुण और गुण का है, सौरा में सांवरा इस प्रकार से अंतर आ जाता था। धनगढ़, भांगड़, किसान, नगीसिया, उसी प्रकार से बहुत सारे जो जनजाति के मात्रात्मक त्रुटि के कारण से ये हमारे आदिवासी भाइयों को जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा था, जिससे पढ़ाई में, रोजगार में बहुत सारी समस्या या शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे। अब वो दूर हुआ। लगातार भारत सरकार से हमने पत्राचार भी किया, नीति आयोग की बैठकों में इस बात का उठाया, मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक में भी इस मामले को उठाया था। उसका सुखद परिणाम ये कल भारत सरकार ने इसे जारी किए। मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ, भारत सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि हमारी पहल को उन्होंने स्वीकार किया। हमारे अधिकारियों को भी बधाई और मंत्री जी को बधाई। हमारे विधायक जी, हमारे जितने विधायक हैं वो भी लगातार इस बात को, चाहे सरगुजा हो, चाहे रायगढ़ हो, चाहे कोरबा या बस्तर के हमारे विधायक, चाहे सराय पाली बसना इस तरफ के हों, सभी विधायकों ने इस बात को बड़ा जोर दिया था। उमेश भी लगातार सांवरा जनजाति को करवाते रहे। तो इस प्रकार से हमारे विधायकों की सक्रियता रही है और जनप्रतिनिधियों की सक्रियता रही, समाज के लोगों की सक्रियता रही है और अधिकारियों की मेहनत से एक सुखद परिणाम आया। तो मैं सबको तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।